चलिए जी, आरंभ करते हैं। जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य ऋत्वसन्धि प्रकरणस्य अन्तिमः पाठः वर्तते। ऋत्वसन्धि विधायकानि कानिचन सूत्राणि इतः प्राक् पठितानि। अद्य तावत् रुसन्धि प्रकरणस्य नृन्पे इति एकं सूत्रमस्ति अत्र, अथ च कानां म्रेडिते इति द्वितीयं सूत्रम् अत्र वर्तते। अन्यानि सूत्राणि सहायकानि सन्ति। तो आज हम जिह्वामूलीय उपपदमानीय जो ये होते हैं इस विसर्गों के स्थान पर, इसके बारे में भी आज हम जानकारी हम लोगों को होने वाली है। हालांकि जिह्वामूलीय और उपपदमानीय के विषय में जो सामान्य जानकारी है वह हमें संज्ञा प्रकरण में थोड़ी सी हो चुकी है कि जिह्वामूलीय क्या होता है और उपपदमानीय क्या होता है, ये भी आज हम पढ़ेंगे। और कल तक जो हमने पढ़ा था उसका अभ्यास कार्य हम आज देंगे, क्योंकि आज रुसंधि प्रकरण एक पूरा हो जाएगा, तो इसलिए अभ्यास कार्य हम सोचेंगे आज देंगे। आप उसे कल अष्टमी में आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल अष्टमी है, कल का अवकाश रहेगा। और अब हमने आपको पता होगा कि पहले हम 7:15 बजे तक आप लोगों का इंतजार करते थे, पर हम ऐसा नहीं करते, हमने 5 मिनट घटा दिए हैं। मतलब हम अब 7 बजे आ जाते हैं और 7:10 पर हम क्लास प्रारंभ कर देते हैं। अतः आप सभी लोगों को फिर से बताया जा रहा है कि आप जो है 7:05 तक आ जाएं ज्यादा से ज्यादा, और जिससे कि हम अपनी कक्षा को आरंभ कर पाए आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर सूत्र देख रहे होगे आप। सूत्र है आपका नवीन पे। नवीन में ये जो है ये आपको कुछ डबल जैसा दिखाई दे रहा होगा, ना कि नीचे डबल, वो दीर्घ री है। आप ह्रस्व री जब लिखते हो तो ह्रस्व री लिखने का तरीका है कि एक बार ऐसे करते हो, और दीर्घ री में क्या करना है, आपको एक बार और ऐसे लगा देना है ना, तो वो दीर्घ बन जाएगी। तो चलिए, ये थोड़ा ह्रस्व दीर्घ का भी आपको समझ में आना चाहिए। तो नवीन पे सूत्र का क्या अर्थ है? सूत्र का अर्थ होता है कि नवीन इत्यस्य, अर्थात ये नवीन नाम का एक शब्द है, इसको क्या हो जाता है, रूप, मतलब रूप हो जाएगा इसके। किसको होगा? अलुंत्यस्य की सहायता से अंतिम नकार को होगा, ठीक है। वाह, रू वाह, मतलब ये विकल्प से होगा ये काम। पर कब? तो कहा उसमें पे, नवीन पे, पे का था ना, तो पे का मतलब क्या है? तो पे का मतलब है पकारे परे। प नाम का यह जो वर्ण है ये पर में होना चाहिए। स्थिति क्लियर हो गई होगी, दिमाग में डायग्राम ऑटोमेटिक बन गया होगा क्या करना है। चलिए, अब धीरे धीरे आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्याकरण की बस ये चीज थोड़ा कुछ दिनों में समझ में आती है जी, क्या परे चाहिए, क्या पूर्व में चाहिए, किस शब्द को क्या हो। ये सब चीजें जब आप समझने लग जाएंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक डायग्राम बनने लग जाएंगे और आप उसे जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो इसीलिए देखो, अभी तक क्या है मित्रों, आज हमें लगभग अब से 2 दिन बाद, है ना, 2 या कहो 4 दिन बाद, है ना, 2-3 महीने हो जाएंगे इस पाठ को पढ़ते पढ़ते, पता है ना सूर्यकांत जी। तो हमें क्या है कि यह वक्त हमें व्याकरण के प्रवेश में लगा है, ठीक है ना। अब देखना, आपका सूत्र में प्रवेश हो गया, अब खटाखट कितने भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके। तो हम नवीन पे सूत्र को पढ़ रहे हैं आप लोगों के समक्ष।
तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि नरीन इत्यस्य रुर्वा पे अर्थात पकारे परे, या पवर्ग परे होगा तब ये काम होगा। ठीक है, चलो ये सब करके देखते हैं जो जो है उसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नरीन प्लस पाही। तो नरीन का नकार है ना यहाँ पर, यस है। जी पाही पकार परे मिल गया ना, यस मिल गया। तो क्या करना है, नरीन के ना रा को रू कर देना है। नरीन जी के ना को नरीन के आपने जब ना को रू कर दिया तो बचेगा नरी र पाही। मतलब हम रू का हमेशा क्या करते हैं, उसका अनुबंध लोप वगैरह करके रेफ को ही ला रहे हैं हमेशा यहाँ पर, ठीक है। जी र मात्र आया तो बनेगा नरी र पाही। अब आपको वही कहानी याद रखनी है, अत्रानुनासिक से पूर्व से तुवा और अनुनासिकात पर अनुस्वारा, जी चीज आपको याद रखनी है। तो आपने किया उसको, सबसे पहले एक पक्ष में रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक किया और दूसरे पक्ष में आपने उसको क्या किया, अनुस्वार किया। तो नरीन पाही ये बन जाएगा। अब ऐसा होने के बाद एक सूत्र आप लगाते हो हमेशा, खर या अवसान के परे रहते। तो यहाँ पर आपको जो पाही का प है ये खर प्रत्याहार में आता है। ख फ छ ठ थ आ ना, च ट थ क प आ गया ना खर प्रत्याहार में, यस। जी इससे क्या हो जाएगा, इनके जो सॉरी ये र है, र को विसर्ग हो जाए, पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है यदि उससे खर परे होता है जी तो आपने विसर्ग कर दिया। तो विसर्ग किया दोनों पक्षों में किया, तो स्थिति हो गई आपकी रिही पाई, और एक इधर पर स्थिति बन जाएगी आपकी क्या, नृही पाई। ये कंडीशन हो गई। जी अब ऐसी कंडीशन होने पर आपको अब सूत्र लगाना है कुपोह का पहुंचा। यह सूत्र क्या कहता है, कुपोह का पहुंचा, है ना। जी सूत्र कहता है कवर्गे पवर्गे च, अर्थात कवर्ग पर में हो या पवर्ग पर में हो, ये वर्ग परे की वाक्य है। तो क्या हो जाता है, विसर्गस्य मतलब विसर्गों को, मतलब ऐसा होना चाहिए कि क वर्ग या प वर्ग के कोई अक्षर इधर होने चाहिए, और इससे पूर्व में यदि ये विसर्ग होंगे, है कवर्ग पवर्ग परे रहते विसर्गस्य, अर्थात ये विसर्ग होंगे यदि पूर्व में, जी तो क्या हो जाएगा, तो विसर्गों को अर्ध विसर्ग हो जाएगा। कहता है अर्ध विसर्ग नहीं कहता, वो कहता है कफौच, अर्थात उनको जिह्वा मूली और उपधमानीय हो जाते हैं। कफौ की क्या व्याख्या की है, जिह्वा मूली और उपधमानीय हो जाते हैं। जी जिह्वा मूली उपधमानीय बनेंगे कैसे, इनको आधा आधा कर दो, क्योंकि अर्ध विसर्ग जो होता है वो जिह्वा मूली है, और मतलब आधा आधा कर देना तो वो अर्ध विसर्ग पूरे का कैसे आधा होता है, हमने आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा दिया था जब संज्ञा प्रकरण एक बार पढ़ाया था। जी तो कपऊ मतलब कपऊ स्तः, इस व्याख्या पे थोड़ा ध्यान दें। क्या कहा जा रहा है कि विसर्ग क्या हो जाता है, कपऊ स्तः। कपऊ स्तः का मतलब जिह्वा मूली और उपधमानीय हो जाते हैं। तो जिह्वा मूली और उपधमानी क्या होते हैं, अर्ध विसर्ग सदृश जो चिन्ह है। तो यदि क से पहले जो ये अर्ध विसर्ग सदृश आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इधर, ठीक है, तो ये तो क्या है, इसको तो आप कहना जो है तो जिह्वा मूल्य है, जी तो उसको जिह्वा मूल्य हो जाएगा। मतलब यदि आगे कवर्ग परे है और पूर्व में विसर्ग है तो उसे जिह्वा मूल्य होगा, ओके। जी और यदि पूर्व में ये उपधमानी है, यानी कि यदि पवर्ग परे है तो उसको उपधमानी हो जाएगा, मतलब होगा वो अर्ध विसर्गी, ठीक है ना। उच्चारण स्थान की भिन्नता होने के जी कारण उसको जिह्वा मूल्य और पद्मानीय कहा गया है। जी तो ये सूत्र क्या करता है, विसर्गों को अर्ध विसर्ग करता है, अर्थात उन्हें जिह्वा मूल्य पद्मानीय करता है। जी उनको क्या करता है, कह पहु करता है, मतलब विसर्गों को अर्ध विसर्ग में बनाता है। उपभोग का पहुंचा, ठीक है। तो नरीन पाही एक कंडीशन में हमने कहा सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर देखो विसर्गों के बाद पाही का पवर्ग है आगे परे, पवर्ग का एक अक्षर तो परे है। जी और इस वाले पक्ष में भी देखो, अनुस्वार वाले पक्ष में भी ये परे है। तो इसका मतलब ये सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा। इसको केवल क्या चाहिए, कवर्ग और पवर्ग परे चाहिए। तो जी इसने क्या बना दिया, जो विसर्ग है वो बन गए अर्ध विसर्ग, आप देख रहे होंगे जी ग्रीन कलर में, तो ये अर्ध विसर्ग बन गए। या इस पक्ष में भी अर्ध विसर्ग बन गए और इस पक्ष में भी अर्ध विसर्ग बन गए।
जी तो रूप सिद्ध हो गया आपका। अर्ध विसर्ग कर दिया आपने, अब नहीं कुछ होगा तो रूप सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहला रूप सिद्ध होगा, आप इसे मिला दीजिएगा इसको, है ना। मिलाने से देखो ये वाला रूप ऐसे सिद्ध होगा, ऐसे। और जी दूसरा रूप ये सिद्ध होगा अनुस्वार वाला, ये वाला। ओके। जी पर मित्रों एक बात और इसमें बताना है कि ये जो है इस सूत्र में च ग्रहण किया गया है, उपवो कपौ च। तो च से क्या मतलब लें? तो च का मतलब यह है, उसका च का अर्थ लिखा कि चात विसर्ग, अर्थात चकार से जो च दिया है उससे एक पक्ष में विसर्ग भी हो जाता है। तो मतलब यह होगा कि एक पक्ष में तो जिह्वा मूली और पद्मानी आपने कर दिए, मतलब अर्ध विसर्ग वाला दो रूप। जी पद्मानीय के अलावा एक पक्ष में विसर्ग भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक विसर्ग वाला रूप भी हो जाएगा। तो इसलिए विसर्ग वाले रूप, देखो इनके सामने हमने क्या लिखा है, 3 और 4, आपको यहां पर मिला देना है। 3 और 4 ये वाली कंडीशन, यहाँ इसको मिलाएंगे तो 1 2 ये दो रूप बनेंगे, इसको मिलाएंगे तो 3 और 4 ये वाले रूप बनेंगे, ठीक है। जी हाँ, अच्छा, तो मतलब एक पक्ष में विसर्ग भी होगा, तो वो दोनों स्थितियों में होगा, अनुस्वार पक्ष में भी विसर्ग और अनुनासिक पक्ष में भी विसर्ग। अच्छा, अब क्या होता है, एक बार क्या होता है, नरीन पे सूत्र के द्वारा ये रूर्वा, ये रूही विकल्प से होता है। तो एक बार अब रू नहीं होगा इस पक्ष, रू नहीं होगा तो नरीन पाही को आपको क्या करना है, यथावत मिला देना है ना। तो मिलाने से क्या बनेगा, रीम रूप क्या पाही। बनेगा, नरीन पाही, ये पांचवा रूप होगा। ये जी 5 रूप आपके इधर लिखे हैं, आपकी किताब में लिखे हैं, उनको देख लीजिएगा, वो इस तरीके से बन के तैयार होंगे, ठीक है। और एक बात और आपको बतानी है कि अब इन जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, यह जो अर्ध विसर्ग है, इनका प्रयोग अब नहीं करते हैं, इनको हटा दिए हैं लगभग। संस्कृत साहित्य से कोई चीज विदा हुई है तो वो ये चिन्ह अब आप नई पीढ़ी को देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। जी लौकिक में। इससे जो है कवर्ग और पवर्ग के परे रहते कर लेना चाहिए विसर्गों को अर्ध विसर्ग। एक बात और कहनी है अभी कि पूरे कवर्ग और पवर्ग के परे रहते ही अर्ध विसर्ग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूरे कवर्ग और पवर्ग के परे रहते विसर्ग भी तो नहीं करता है, खरवसाने और विसर्जनीय। वो जी कब जी करता है, विसर्ग खर परे रहते करता है। तो जी जी खर में कौन वर्ण आएगा, ध्यान करिए। खर पहला और खर दूसरा। ख फ, ये मतलब वर्गों के द्वितीय और प्रथम वर्ण ही आते, जी वर्गों के प्रथम और द्वितीय। द्वितीय वर्ण ही खर प्रत्याहार में आते हैं। जी जिसके कारण क्या होगा कि कवर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण के परे रहते ही विसर्ग को अर्ध विसर्ग, मतलब क के और ख के परे रहते ही अर्ध विसर्ग होगा यदि पूर्व में विसर्ग है, जी क्योंकि विसर्ग भी तभी बनता है ना। जी जी अच्छा, और प और उधर भी ले लो दो वर्ण, प और फ, है ना। जी इनके परे रहते भी क्या हो जाता है, विसर्ग को अर्ध विसर्ग, बस यही है। तो यहाँ पर पूरे वर्ग का ग्रहण मत समझना, बल्कि आप ये समझना कि खरवसाने और विसर्जनीय से जो विसर्ग बनता है वो खर के परे रहते बनता है। तो खर में दो ही आते हैं, मतलब वर्ग, दो वर्ग आते हैं, वर्गों के प्रथम और वर्गों के द्वितीय वर्ग। जी इसलिए क ख के परे रहते जो विसर्ग होता है उसकी जिह्वा मूली संज्ञा संज्ञा प्रकरण में की गई थी, और प फ से पहले जो अर्ध विसर्ग है उनकी उपध्मानी संज्ञा की गई थी। इसी कारण से ये बात समझ में आई ना आप लोगों को। जी तो बस ये अर्ध विसर्ग के संबंध में ध्यान रखना है। और ये अर्ध विसर्ग आजकल फॉन्टों से भी गायब है,
हम जिस फॉन्ट में प्राय इसको स्लाइड को टाइप करते हैं वो जस्ट ध्रुवा नाम का फॉन्ट है, उसमें ये नहीं था ये। फिर हमने क्या किया, हमारे पास क्योंकि लगभग 150 यूनिकोड फॉन्ट्स हैं, तो उसमें हमने कुछ हफ्ते लगभग 2 वर्ष पूर्व ये ढूंढा ये अर्ध विसर्ग मिलेगा कहाँ। तो एक सिद्धांत नाम का फॉन्ट है, फॉन्ट का नाम है जी सिद्धांत, तो जी उसमें ये अर्ध विसर्ग का सिंबल हमें मिल गया, तो हमने उस इसे वो वहां से रखा हुआ है इस सिंबल को। प्राय आजकल के फॉन्टों में ये नहीं मिलेगा आपको, है ना, यूनिकोड में भी बहुत मुश्किल है, जो जी क्योंकि वैदिक फॉन्टों में इनके ज्यादा प्रयोग। जी, 2-3 आ गए हैं वैसे, और सिद्धांत के अलावा भी जिसमें है। अच्छा अच्छा, मैंने लिस्ट जैसे बना कौन के कौन रखी थी सा एक है? बार, लिस्ट बना के रखा हुआ है, अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, हो तो आप उन्हें भेजिएगा एक बार, जी क्योंकि ये ऐसी सामग्री बनाने में सहायक होते हैं। अर्ध जी जी विसर्ग इत्यादि ये सब चिन्ह मिल जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। जी तो चलिए, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका अंतिम सूत्र पढ़ना है, कानाम रेडते, जो कि रू करता है। ये किसको रू करता है? आइए, ये सूत्र कहता है कानाम रेडिते, अर्थात कान नकारस्य रूह स्यात् आम्रेडिते। कान के नकार को रू हो जाता है, आम्रेडित के परे रहते। तो एक कान क्या चीज है जी? कान का मतलब ये हमारे जो कान है, ये वाले कान, 2 कान है। तो ये मैं बचपन में जब इस सूत्र को पढ़ा था तो मैं यही समझता था कि कान का मतलब यही वाले अपने 2 कान। यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। कान के नकार को रू होता है, तो कान का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने एक पढ़ा होगा, कह कऊ के कम कऊ कान, है ना। एक किम शब्द का एक रूप है कान। तो आपके टिप्पणीकार जगह जगह लिखते हैं, गीता प्रेस के हों या फिर शिव नारायण शिवदत्त शास्त्री हो, तो वो हर जगह इसको लिखते हैं कि यह जो है कान जो है द्वितीया का है, पर षष्ठ्यंतानुकरण है, द्वितीय विभक्ति का रूप, ठीक है। तो ये वो कान है। कान कान मतलब किस किस को, अच्छा ठीक है। जी हाँ, तो सूत्र ये कहता है कि कान का जो नकार है, कान नकारस्य रु स्याद आम्रेडिते परे। ये आम्रेडित क्या चीज है जी? तो उसके लिए हमें आम्रेडित पहले जानना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र क्या है? तस्य परमाम्रेडितम। ये सूत्र संज्ञा सूत्र है, ध्यान दीजिए। तस्य परमाम्रेडितम क्या सूत्र है? संज्ञा सूत्र। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, रू करने वाले सिर्फ 2 ही सूत्र हैं, जी ठीक है। जी तो ये संज्ञा सूत्र क्या कहता है कि तस्य परमाम्रेडितम। तस्य का मतलब क्या है? तस्य का मतलब द्विरुक्तस्य, जो 2 बार कहे जाते हैं। द्विरुक्तस्य मतलब द्वि मतलब 2 बार, उक्तस्य जो उक्त कहे, उक्त मतलब कहे जाते हैं। तो उनमें क्या होता है? परम आम्रेडितम स्यात्। ध्यान रखिए, परम जो 2 बार कहे जाते हैं उसमें परम मतलब बाद वाला आम्रेडित होता है। अच्छा तो तुम कहोगे भैया ये आम्रेडित क्या चीज है, इसमें क्या कोई आम लगते हैं? तो यह आम्रेडित एक संज्ञा है। जैसे आपकी संज्ञा सूर्यकांत है, आपकी संज्ञा राजमणि है, आपकी संज्ञा वसंती है, आपकी संज्ञा कविता है, ये संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार से यह जो कान है, इसका दूसरे वाले कान का नाम क्या हो जाएगा? आम्रेडित। आम्रेडित जी इसका नाम क्या है? आम्रेडित। बड़ी भारी संज्ञा की पाणिनि जी ने। पाणिनि जी हालांकि छोटी मोटी संज्ञा करके टरका देते हैं, जैसे वो टी संज्ञा कर देते हैं, अचुंत्यादि टी से की थी, छोटी छोटी संज्ञा करते हैं। लेकिन आम्रेडित संज्ञा यह क्या है कि मुझे लगता है प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रसिद्ध रही है, अर्थात पाणिनि से प्राचीन आचार्य, तो उन्होंने उसी संज्ञा का व्यवहार कर लिया कि वही जो पहले से फेमस है, चला आ रहा है, उसी को ले लो, क्यों नई एक संज्ञा बनाओ। जी तो ये आम्रेडित बड़ी भारी भरकम संज्ञा की है ना। तो किसकी होती है आम्रेडित संज्ञा? ध्यान रखिए, द्विरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। जो 2 बार कहे जाते हैं उसमें पर वाला आम्रेडित होता है। आपके नेट वगैरह में ही, नेट की परीक्षा में क्वेश्चन प्राय मैंने देखा है, 1 आध 2 बार पूछा गया है आपसे। द्विरुक्त में पर वाला मतलब ये बाद वाला कान है, ये आम्रेडित संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जी अब क्या लगाना है? ये संज्ञा समझ के अब कानाम्रेडित सूत्र लगा लीजिए। तो सूत्र क्या करता है कि कान नकारस्य रु स्यात्। कान का यदि जो ना हो
उसको अब क्या करना है, रूह से आप रू कर लीजिए। सुरु स्या दाम्रेडिते अर्थात आम्रेडिते, अर्थात आम्रेडित पर में रहते जी तो आम्रेडित पर में है जी दूसरा वाला कान, तो कान के नकार को रू कर लिया, रू का बचेगा र, तो स्थिति बनेगी अब का र कान। अब क्या करना है आपको, दोनों पक्ष लगाने हैं वही, एक बार अनुनासिक रू से पूर्ववर्ण को अनुनासिक, एक बार अनुस्वार, तो कार कान और कान रकान। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कान शब्द है ना, क खर प्रत्यार में आ जाता है, तो इस पदांत रेफ को क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है। जी तो दोनों पक्षों में विसर्ग होगा, कान और कान, ठीक है, जी दोनों पक्षों में विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सूत्र आपने पढ़ा था, एक सूत्र, एक वार्तिक पढ़ा था, संपुम का नाम सो वक्तव्य। जी सम पुम और कान संबंधी विसर्गों को स हो जाता है, किस किसके, सम पुम और कान संबंधी विसर्गों को स हो जाता है। हालांकि आप तो कहोगे विसर्जनीय स से भी तो कर सकते हैं, विसर्गों को सकार होता है घर पर ही रहते, कल आपने सूत्र पढ़ा है विसर्जनीय स, जी ठीक है ना, दिमाग दौड़ाइए। जी जी तो क्या विसर्जनीय स से भी तो कर सकते हैं जी। आपको कहा पूरी कहानी नहीं पता है, पूरी कहानी बतानी पड़ेगी कि कैसे, कि सबसे पहले विसर्जनीय स से स प्राप्त होगा, जी विसर्गों को सकार प्राप्त होगा, है ना। हाँ लेकिन उसका दादा बैठा हुआ है यहाँ पर कुप्पू का पहुंचा, ये जैसे ही कवर्ग और पवर्ग परे रहते विसर्गों को अर्ध विसर्ग में बदलता है, जी तो विसर्जनीय को बाद लेगा, क्योंकि दूसरा वाला कान जो है यहाँ पर क्या है, ये कवर्ग है, जी मतलब उसको जुहा मूल्य प्राप्त था अर्ध विसर्ग। तो कुब्बो कपौचा सूत्र के द्वारा ये हो सकता था, लेकिन इसलिए क्या किया, संपुम का नाम सो वक्तव्य वार्तिक के द्वारा इसका भी वाद हो गया कि संपुम और कान संबंधी विसर्गों को सकार ही होता है, और उसमें तो एक गिनाए गए हैं, इतने में ही लगेगा। कुब्बो कपौचा बहुत जगह चरितार्थ है, बहुत जगह लग सकता है, उसका एरिया ज्यादा है जी है ना, उसका जी नेट वृंग क्षेत्र बहुत अधिक है, तो इसलिए संपुम का नाम सो वक्तव्य वार्तिक तो 3 के विषय में लगती है, तो उसने लग गई वार्तिक, इसलिए क्या हो जाएगा, तो विसर्गों को इसलिए साकार हो जाएगा। इसलिए मित्रों आप यहाँ पर जो रूप देख रहे हो 1 और 2, बस 2 ही रूप बनेंगे, पहला रूप कांस कान, दूसरा कांस का। जी समझ में आ गई ना बात, जी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज अब और समझ लेते हैं, इन सबको लिखना कैसे है। तो लेखन का तरीका देखिए आप, ये वाली इमेज लेते हैं। सबसे पहले नरीन पाई हमने पढ़ा था, तो कैसे लिखना है उसको, कि नरीन पाही इत्यत्र नरीन पेति सूत्रेण और अलुंत्यस्येति परिभाषा सहकारेण विकल्पेन नस्य रुत्वे, मतलब नकार को रुत्व कर देना, अनुबंध लोप कर देना, तो नरी र पाही इति स्थिते, और रोह पूर्वस्य अनुनासिके, एक पक्ष में अनुनासिक और पक्ष अनुस्वारागम, एक पक्ष में अनुस्वार और अनुनासिक करना है, और खर्वसानो विसर्जनीय इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे, रेफ को विसर्ग करना है, तो क्या रूप बन जाएगा, नरी पाही नरी पाही, ये 2 रूप बन जाएंगे। अब क्या करना है, कुपवोह कपौच इति सूत्रेण विसर्गस्य उपत्मानीये और पक्षे विसर्गस्य विसर्गे कृते नृपाई 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 रूपाणी सिद्ध्यन्ति, और ऋत्वाभावे तू जब ऋत्व नहीं होगा तो नरीन पाई इत्यपि साधु प्रयोग, ऐसे करके 5 प्रयोग बन जाएंगे, ठीक है जी जी और उदाहरण क्या हो सकते हैं, क्या बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे नरीन प्लस प्रति और नरीन प्लस पालयति और नरीन प्लस प्रतिषेध, इन सबको बनाइए, क्या क्या बनेंगे, तो नरीन प्रति का एक बनाया हुआ है इन्होंने, तो ऐसे बनेंगे नृहि प्रति और निहि प्रति विसर्ग वाले, है ना। तो इनको बोलना कैसे, इनको थोड़ा बोलना देखिए, ये विसर्गों को, ये क्या है यहाँ पर अर्ध विसर्ग हुआ है, तो नृह प्रति, मतलब इसको ओष्ठ से बोलना है आपको, क्योंकि पद्मानी का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ, उपपद्मानीय नाम ओष्ठ, तो नृह प्रति,
और नृ प्रति, ये दो रूप हो गए। अब ये वाला देखिए, इसको कैसे बोलना है, ये तो विसर्ग है, तो नृ प्रति और नृ प्रति इस प्रकार से। और ये लास्ट वाला तो इसको तो बोल ही लोगे, नृन प्रति। ऐसे ही आप नृन पालयति इत्यादि के रूप अपने आप बना लीजिएगा इस प्रकार से। तो अब आपको ये भी आ गया। धनंजय जी कहते हैं ना कि थोड़ा बोल के दिखाइए, इसलिए हम बोल के दिखाते हैं, क्योंकि बोलने से उनको यह होगा कि नहीं भाई ये बोले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेखन का ही विषय है, बोले जा सकते हैं। महोदय। हाँ हाँ तो अब कान कान को सिद्ध करना है। तो कान कान को आप कर चुके हो, बस उसको संस्कृत में कैसे लिखना है उसका एक विधा देख लीजिएगा। कान कान इत्यत्र तस्य परमाम्रेडितम इति सूत्रेण पर कान शब्द से, पर कान शब्द से मतलब बाद वाला जो कान शब्द है उसकी आम्रेडित संज्ञायाम कृतायाम, आम्रेडित संज्ञा कर ली आपने, और कानाम्रेडित इति सूत्रेण अलुन्त्यस्य इति परिभाषा सहकारेण पूर्वस्य कान शब्दस्य नकारस्य ऋत्वे अनुबंध लोपे और रोह पूर्वस्य अत्र अनुनासिकस्य पूर्वस्य तो वा इति सूत्रेण अनुनासिके और पक्षेश अनुनासिकात् पर अनुस्वार इति सूत्रेण अनुस्वारागमे कारकान कारकान इति स्थिते खर्वसारे विसर्जने इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे प्राप्ते, रेप से विसर्ग प्राप्त था, ठीक है ना। और तम प्रवाद्य, उसको बाध करके कौन लगेगा, यहाँ पर इन्हें एक स्टेप ही लिखना भूल गए हैं, और वहां पर क्या होना चाहिए, तम प्रवाद्य कुप्पौ कपौचयति सूत्रेण अर्ध विसर्गे प्राप्ति, है ना। क्या लिखना है, अर्ध विसर्गे जुह्वामूलीय प्राप्ति। और तम प्रवाद्य, उसको बाध करके संपुम का नाम सो वक्तव्य वार्तिकेन रेफस्य सकारे करते कांस्कान इति द्वे रूपे सिद्ध्यता, ये दो रूप सिद्ध होंगे, ठीक है। तो ये तो कान शब्द विषय की था, तो ये तो इतने में ही सिमट जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोगों की तरफ से लगातार अभ्यास कार्य भेजा जा रहा है, मतलब वो हमने जो बताया था ना कि आपको अपने वहां से छांट के लाना है अपने अपने स्व शास्त्रों से, तो आपने काफी प्रयास किया है। और हमारे पास आप में से एक है कोई, उन्होंने तो पूरे गीता में से, कि पूरे गीता में कहाँ कहाँ ये नमो ह्रस्वादि से नमो नित्यम है, ये नुट वाली संधि है, नमुट आगम जो हुआ था, उनका बड़ा अच्छा कर लिस्ट बना करके भेजा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का पाठ यही था, है ना, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। आज हमने ये 4 सूत्र पढ़ लिए, और अब अंतिम पाठ होगा इस हल संधि का, और वो यही है अंतिम पाठ आपका। क्या अंतिम पाठ में आपको क्या है, बस 2 सूत्र है, उनको नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे फिर, है ना जी। इतना ही रखते हैं, उनको नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। और हमने जैसा कि एक और बात कही थी कि एक बात और बताई थी आपको कि हम हल संधि का एक परिशिष्टम भी पढ़ेंगे। बहुत सारे संधि विषयक सूत्र यहाँ पर उद्धृत नहीं किए गए हैं, हम उनकी जानकारी थोड़ी सी और यहाँ पढ़ेंगे, जिससे आगे आने वाले जब वो सूत्र आए तो आप उन्हें और जल्दी से समझ पाए। तो इस तरीके का एक और परिशिष्टम को थोड़ा बनाएंगे, उसको करेंगे। और आपको आज जो पढ़ाया गया इनसे संबंधित जो भी आपका प्रश्न हो, ठीक है, तो वह आप कर सकते हैं। मुझे प्रश्न पूछा है कि अर्ध विसर्गों का उच्चारण कैसे होगा, तो अर्ध विसर्ग जिह्वामूली होते हैं या फिर उपध्मानीय होते हैं। तो जिह्वामूली है तो जिह्वा के मूल भाग से करिए, उपध्मानीय है तो ओष्ठ से करिए, मैंने आपको करके बताया, जैसे ननि पाई ओष्ठ से किया, ठीक है ना। और आपको इनका यदि अंतर समझ में ना आए तो थोड़ा सा किसी योग्य व्यक्ति से जो कि इसका उच्चारण कर सकता है तो उनसे मिलिए कि कैसे उच्चारण किया जा रहा है, वो आपको करके बताएंगे। अर्ध विसर्ग का उच्चारण संज्ञा प्रकरण में भी आपको करके बता दिया गया है, यहाँ पर आया था कख इति कखाभ्याम वगैरह ये सब है, वहां पर भी हमारी उस वीडियो को देख लीजिएगा, बस मैं बहुत उच्चारण करके बताया है। तो इन संधि संबंधी आपका कोई प्रश्न हो उसे बताएं, और अन्यथा फिर समापन करेंगे यार, है ना। थोड़ा कम कम करके ही पढ़ना है हम लोगों को। जी, प्रश्न तो नहीं आ रहे हैं।
हाँ, क्योंकि मुझे लगता है यह सरल विषय था, आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न क्या आते थे, कुछ प्रश्न तो थे पर वो मैंने बता दिए बीच में ही, वो प्रश्न करके खुद। हाँ हाँ, तो खैर कोई बात नहीं। तो हम अब ऐसा करते हैं कि आज समापन करते हैं और आपको एक अभ्यास कार्य देंगे। कल अष्टमी का अवकाश रहेगा और अभ्यास कार्य को उसे करिएगा सावधानी पूर्वक। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमस्कार।